बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुँचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 जो है उसे मुकम्मल करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जिसमें हमें ये बताना है कि दर्ज झैल में से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। क्या मतलब हुआ कि एंगल जो है वो लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो अब ये बात सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सबसे पहले मुझे जो महसूस हुआ वो ये कि इस स्टेटमेंट के अंदर ट्रायंगल का वर्ड इंक्लूड होना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें ये बताया नहीं गया कि ट्रायंगल की बात की जा रही है, लेकिन क्योंकि जितने भी आपके थ्योरम्स हैं सब में ट्रायंगल के हिसाब से ही बात की जा रही है और क्योंकि आप पीछे से पढ़कर भी आ रहे हैं पिछली एक्सरसाइज 3.123 जो भी है तो यानी कि ट्रायंगल की बात की जा रही है। ये बात आप लोगों को अपने जहन में रखने जब भी ये स्टेटमेंट आए। ठीक है, पहली बात हो गई कि ये जो एंगल और साइड की बात की जा रही है ये ट्रायंगल से बिलोंग करती है। अब ये बात तो क्लियर होगी। तो चलिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल के अंदर एंगल जो है उसके ऑपोजिट साइड अगर लंबी होगी तो वो एंगल भी जो है वो बड़ा होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अब ये सवाल पैदा होता है। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पिक्चर भी रखी है कि आप अपने पेज नंबर 220 पे बुक के अंदर जाएंगे तो आपको ये थ्योरम नज़र आएगा। ठीक है, थ्योरम 13.1.2। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट बताई गई है, बस मुख्तसर बताई गई है, इसलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको यानी पढ़ लेता हूँ एक बार ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ये थ्योरम्स नहीं किए उनको भी समझ में आ जाए। तो इस थ्योरम के अंदर क्या बताया जा रहा है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, कि कोई जैसे एक ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स हों और वो दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है, तो जब यानी कि एंगल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है एक एंगल कोई सा भी बड़ा हो सकता है और एक एंगल कोई सा भी छोटा हो सकता है क्योंकि अनइक्वल जो हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है, एक एंगल बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो अगर यहाँ से हमें क्या पता चला कि ट्राई एंगल के अंदर अगर दो एंगल हों और दोनों अनइक्वल यानी कि एक दूसरे के बराबर ना हो तब द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब यही हुआ कि जो लॉन्गर साइड होगी, ठीक है, उसके ऑपोजिट एंगल जो भी होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? देन, जबकि द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, और वो किससे यानी एंगल बड़ा होगा? वो बड़ा होगा, इसको मिटा दूं एक बार, स्मॉलर साइड के सामने मौजूद एंगल से। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अब दोबारा बताता हूँ, ट्रांसलेशन करने की तो आप लोगों के लिए कोशिश की। इसमें वो सिंपल सी बात ये कर रहा है कि एक ट्रायंगल जिसमें दो अनइक्वल एंगल्स होंगे तो उस ट्रायंगल के अंदर जो बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा या ग्रेटर होगा और जो छोटी साइड होगी, ठीक है, उसके सामने वाला एंगल जो है वो हमेशा छोटा होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और ये बात सही क्यों है? क्योंकि आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था कि थ्योरम का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी बात जिसको आप साबित करके या प्रूफ करके दिखा सकते हो, उसी को थ्योरम बोला जाता है। तो इस थ्योरम से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला लार्जर साइड, लॉन्गर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा और स्मॉलर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल स्मॉलर होगा यानी छोटा होगा। तो अब ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया, इसकी बात समझ में आ गई। अब आप ये स्टेटमेंट जो है वो भी इजीली समझ सकते हो क्योंकि इसमें अब देखिए एंगल जो कि लॉन्गर साइड
के सामने वाला होगा तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो सही बात तो है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये सही बात है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग सही बात है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आई ये बात तो वीडियो को पीछे करके दोबारा शुरू से ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या होगी, वो ट्रू होगी। ठीक है, अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में वो ये बात कर रहे हैं कि इन आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज 60 डिग्री, के राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। अब सवाल पैदा होता है कैसे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए यानी कि ये राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल है। तो अब किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर 90 डिग्री का ये एंगल है, ये तो 90 का पक्का है ना, क्योंकि ये बात तो ऊपर उसने बता ही दी है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है। तो अगर एक 90 का है तो बाकी दोनों जो हैं वो 90 से छोटे ही होंगे, तभी तो ये 180 डिग्री हो पाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो अब आप सोचिए टोटल कितना हो गया 190। तो ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकेगी, क्योंकि ट्रायंगल तो बनते ही तब है जब तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो। तो इसलिए आप यानी कि ये दोनों एंगल जो हैं हमेशा 90 से कम रखेंगे तभी ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इसलिए राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ना कि 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आई होप कि क्यों गलत है स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल्स अदर देन राइट एंगल्स आर ईच ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, हो गया। यानी वो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले इसी को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दोनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं और दोनों एंगल्स ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल्ड किसे कहा जाता है, आप लोगों को पता है, एक ऐसा एंगल जिसमें यानी 90 के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है, जैसे ये 90 का एंगल जो है राइट एंगल है। तो अब हमने एक ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसमें राइट एंगल भी मौजूद हो, तभी उस ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मैं वो ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज राइट एंगल भी तो बनाने हैं ना, तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी कर लेते हैं। एक ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद एक ऐसे कर लेते हैं। और अंदाज़न ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, क्योंकि आपने ट्रू फॉल्स ये तो बताना है। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इधर अगर मैं लिख दूँ 90 डिग्री तो राइट एंगल वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और दूसरी चीज़ इधर आइसोसेलेस भी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये एंगल और ये एंगल अगर मैं 45 डिग्री का कर दूं और ये एंगल भी 45 डिग्री का कर दूं, तो अब आप देखिए कि पहली शर्त क्या होती है, ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो 45 + 45 90 होता है, और 90 90 कितना होता है 180। तो इट्स मीन कि ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करती है, बन सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये 45 डिग्री और 45 डिग्री क्यों रखे मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 45 के अलावा कुछ भी रखूँगा तो आइसोसेलेस नहीं बनेगी। क्योंकि आइसोसेलेस की क्या शर्त होती है, अभी मैंने बताया था कि सेम एंगल होने चाहिए, सेम साइड भी होनी चाहिए और सेम एंगल भी होने चाहिए। तो एंगल एक जैसे होंगे तभी आइसोसेलेस होगी, कोई से दो एंगल। ठीक है, तो इसलिए 180 को
सामने रखते हुए, क्योंकि हमने टोटल सम जो है ट्रायंगल का 180 लाना था, तो एक तो 90 बनाना ही था हमने। तो आगे दो ऐसे नंबर्स आप क्या रखेंगे कि टोटल 180 हमारे पास आ जाए। तो आप 45 के अलावा कुछ और दो एक जैसे नंबर रख ही नहीं सकते कि 180 बने। ठीक है, 30-30 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 और 90 कभी भी 180 नहीं होंगे। इसी तरह 44 और यानी कि एक जैसे ऐसे कोई और नंबर नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अब ये सारी सिचुएशन समझने के बाद आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एंगल्स अदर देन राइट एंगल। ठीक है, तो यस अभी एक गलती हुई है इस स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे एस नहीं है, सिर्फ एंगल है। मैं भी परेशान हो गया कि एंगल्स का मतलब तो होता है एक से ज़्यादा एंगल्स, लेकिन इस ट्रायंगल में तो राइट एंगल एक ही है। तो अभी मैंने बुक में चेक किया है तो ये एस नहीं है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ जाएगी कि इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स हैं, ठीक है, अदर देन राइट एंगल, तो ये राइट एंगल के अलावा अदर देन कौन से वो एंगल्स हैं, ये वाले दो एंगल्स हैं, आर ईच ऑफ 45 डिग्री। उनमें से हर एक जो है 45 डिग्री का होता है। यस बिल्कुल, जैसे कि नज़र आ रहे हैं आप लोगों को 45 डिग्री का होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये तो इसने सही बात लिखी है। तो इस तरह से आई होप ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जिसकी दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं, इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। उससे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है। तो ये बात जो है इसकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो 5th नंबर पे जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला जा रहा है, एक परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन, जो कि एक पॉइंट से शुरू होता है और एक लाइन तक जाता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो क्या ये बात सही है या गलत, तो ये आप बताइए। तो सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए, और आई होप कि आप लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। एक लाइन ऐसे हो, ठीक है, स्ट्रेट, और एक लाइन ऐसे हो, तो ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाती हैं। परपेंडिकुलर क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर, तो लाइन ये रही, एक पॉइंट आप ड्रॉ कर लें कहीं पर भी, यहाँ पे कर लो, चाहे आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं पर भी कर लो। लेट्स सपोज यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा तो ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि इस लाइन से टेढ़ी लाइन लगा देंगे वो परपेंडिकुलर तो नहीं होता, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब इसमें फर्दर क्या बात बोली जा रही है, वो ये बोली जा रही है कि इस पॉइंट का लाइन तक का जो परपेंडिकुलर है, क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो यस बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इस पॉइंट से आप इस लाइन तक अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, जैसे अगर यहाँ से ये ड्रॉ कर लूँ, या फिर ये ड्रॉ कर लूँ, या फिर ये ड्रॉ कर लूँ, ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो ज़्यादा लंबी ही होगी एज़ कंपेयर इस परपेंडिकुलर के। तो किसी भी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन तक जो फासला होता है शॉर्टेस्ट, वो होता ही स्ट्रेट है, और इसी को परपेंडिकुलर कहा गया है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो 6 नंबर पे जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, के एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर जो है वो 90 का एंगल बनाता है। तो ये तो आसान सी बात है, बिल्कुल सही है कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने इस चीज़ को समझा होगा कि एक लाइन है, उसके साथ अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो वो होता ही 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई समझाने वाली बात है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर नहीं पता तो अब आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट के आगे ट्रू डाल देंगे। तो दोबारा से बता रहा हूँ कि किसी भी लाइन के साथ जब कोई परपेंडिकुलर होता है तो वो बनाता ही 90 डिग्री का एंगल है। तो आई होप
समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो 7th नंबर पे जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला जा रहा है, अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर, कि एक पॉइंट जो कि लाइन के बाहर हो उसे कोलिनियर कहेंगे उसको। तो उसको तो नहीं कहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं कहेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो फिर ये आपको समझ में आएगा। कोलिनियर पॉइंट्स एक यानी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हों। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी भी स्ट्रेट लाइंस पे चाहे वो जितने भी हों उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन। तो अगर ये एक लाइन है, ठीक है, तो इसके आउटसाइड कौन सा पॉइंट ड्रॉ करूं, यानी ये इस तरह बाहर करके कोई पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो वो आउटसाइड कहलाएगा। चाहे वो इधर कर लो, चाहे वो इधर कर लो, चाहे वो इधर कर लो। तो अब जब पॉइंट लाइन के बाहर है तो ये पॉइंट जो है कभी भी कोलिनियर नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोलिनियर बोलते हैं एक ही लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट्स को। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर पे जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स का सम इज ग्रेटर, ज़्यादा होता है देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, तो यस ये बात तो सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रू कि क्यों सही है। तो आप अपनी बुक में जब पीछे जाएंगे तो पेज नंबर 222 पर आपको एक थ्योरम नज़र आएगा। थ्योरम का नाम है 13.1.3। ठीक है, तो ये थ्योरम है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसमें बताया गया है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है किससे, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड से। तो क्योंकि अब आप लोगों को बताया था कि थ्योरम किसे कहा जाता है, एक ऐसी बात जिसे साबित करके दिखाया जा सकता है। तो अगर ये थ्योरम ये बताता है तो इट्स मीन के ये बात प्रूफ की जा सकती है। तो अब इस थ्योरम के मुताबिक जो है हम उस स्टेटमेंट को ट्रू करार दे रहे हैं, क्योंकि थ्योरम हमें ये बता देता है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्यों ठीक है, फाइनली बताऊं तो इसलिए ठीक है क्योंकि थ्योरम ने हमें ये इन्फॉर्मेशन बताई। बाकी आप थ्योरम करेंगे तो इस चीज़ को वहाँ पे प्रूफ भी कर लेंगे कभी। ठीक है, ओके जी अगले की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर पे जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज ज़ीरो, कि एक लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। यानी इसको अगर मैं फिगर से समझाऊं तो दो चीज़ों की बात की गई है, एक लाइन, तो ये आ गई लाइन, और दूसरा पॉइंट जो कि उसी लाइन के ऊपर मौजूद है। लिखा हुआ है ना, अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूँ या कहीं पे भी कोई पॉइंट डाल दो, तो अब इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस तो जब होगा जब इनके दरमियान कुछ गैप होगा। तो ये तो पॉइंट लाइन के ऊपर ही मौजूद है, इसलिए डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यही ऊपर बताया गया है। तो आसान सी स्टेटमेंट थी, इजीली पता चल गया। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आगे भी आप ट्रू लिखेंगे। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर पे जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल को बनाया जा सकता है अगर उसकी तीनों लेंथ्स में से एक लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, एक 3 हो और एक 5 हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब दो तरीके हैं वैसे तो इसके। एक तरीका तो ये है कि एक इसको तुम फिजिकली यानी कि ज्योमेट्री के स्केल और उस पेंसिल की मदद से भी चेक कर सकते हैं। एक 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, एक 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी और एक 5 सेंटीमीटर की, तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। लेकिन इसका ये तो मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगा बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। लेकिन इसकी रीज़न अथेंटिक जो आपकी यानी कि पीछे चैप्टर के अंदर बताई गई है उसको अब डिस्कस कर लेते हैं कि उसके मुताबिक क्यों ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो
आप अपनी बुक में पिछले पेजेस पे जाएंगे तो 222 पे जो है आपको ये वाली डेफिनेशन मिलेगी थ्योरम की सूरत में, और 224 के ऊपर आपको ये वाले एग्जाम्पल के अंदर एक स्टेटमेंट मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को समझना है, जो कि अभी मैं बता भी देता हूँ। तो कोई भी ट्राइंगल उस वक्त बन सकती है जब ये दो कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन उस स्टेटमेंट के साथ जुड़ती हो। अगर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी उसके साथ नहीं जुड़ रही तो इट्स मीन के ट्राइंगल नहीं बन सकती। और अगर इन दोनों के अंदर से कोई एक लाइन जो है वो मैच कर जाती है स्टेटमेंट के साथ तो इट्स मीन के ट्राइंगल बनाई जा सकती है। तो मैं एक बार इसको तो हम पढ़ चुके हैं इस थ्योरम को, जिसके अंदर ये बताया गया था कि, दोबारा बता देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स इसी ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए वीडियो को ओपन करी हो तो उन्होंने पीछे से नहीं देखा होगा। तो इस थ्योरम के अंदर ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा तो वो ट्राइंगल बन सकती है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि एक ट्राइंगल की कोई सी दो साइड का सम जो है अगर तीसरी से ज़्यादा होगा तो ट्राइंगल बन सकती है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में क्या बात की जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स का डिफरेंस, उधर सम था इधर डिफरेंस है, ठीक है, वो तीसरी साइड से लेस होगा यानी कम होगा तो ट्राइंगल बन सकती है। आई होप समझ में आ गया। इसको भी दोबारा बता देता हूँ, अगर दो साइड का डिफरेंस यानी फर्क अगर तीसरी साइड से कम होगा तो ट्राइंगल बनाई जा सकती है। अब ये दो बातें आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ थोड़ी देर के लिए समझ ली होंगी। और इस स्टेटमेंट को अगर अब हम देखें इन दोनों में से किसी के साथ जुड़ती है तो चलिए वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो थ्री साइड्स कौन सी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके अलावा है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि कोई सी दो साइड जो है अगर उसका सम जो है तीसरी से बड़ा आता है, तो अगर दो साइड में एक ये और एक ये कर लेता हूँ, ठीक है, तो बल्कि इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ऊपर ही को यूज़ करते हैं, एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 3 ये कोई से दो साइड्स हो गई और इनका सम कितना हो गया, इनका सम हो गया यानी कि, बल्कि ऐसा करता हूँ, इन दोनों का सम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, थर्ड साइड, जो थर्ड साइड कौन सी होगी, जो बच गई वो थर्ड साइड होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, बस नंबर्स लिख लिए, समझ लीजिएगा। तो अब ये वो पहला थ्योरम वाली स्टेटमेंट बन गई ना कि कोई सी दो साइड्स का सम जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो वाला हिस्सा बड़ा होता है और जिसकी तरफ एक कॉर्नर होता है वो छोटा होता है। तो अगर हम देखें तो ये भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा, तो ये तो एक दूसरे के इक्वल हुए। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों साइड को जमा करें तो बड़ा नंबर आता, अगर बड़ा आता तो ये ट्रू हो जाती, लेकिन क्योंकि बड़ा नहीं आया तो इट्स मीन के फर्दर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको पहले के मुताबिक आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है, लेकिन शायद दूसरी के अकॉर्डिंग ये ट्रू साबित हो जाए। तो दूसरी भी देख लेते हैं। तो दूसरी में क्या मैकेनिज़्म था, वो ये था कि दो साइड्स का डिफरेंस, कोई सी दो साइड्स का डिफरेंस वो तीसरी से कम होना चाहिए। तो दो साइड्स जैसे इधर कर लेते हैं 3 - 2 और इधर कर लेते हैं बल्कि कम होना चाहिए ना, तो लेस देन का साइन डाल देते हैं, वो कम होना चाहिए थर्ड से। तो ऐसे हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 1, तो 1 इज़ लेस देन 5। तो पहले के मुताबिक तो ये ट्राइंगल बन सकती है, लेकिन कोई सी दो साइड, तो अभी हमने यानी कोई सी दो साइड का डिफरेंस, तो अभी तो इन दोनों साइड को हमने चेक किया है ना, तो इनके अलावा बाकी दो साइड्स को यानी 1 बाय 1 सब साइड्स को डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। फर्दर आगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो ये चीज़ आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर समझ नहीं भी आ रही, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो अभी 3 और 2 इन दोनों साइड्स का डिफरेंस हमने देखा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि 5 और 3 का डिफरेंस देखता हूँ, क्या वो इस बची हुई साइड से कम होता है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे एक लाइन पार्टीशन कर लेते हैं। तो अगर मैं 5 में से 3 निकाल दूँ तो दो साइड्स का डिफरेंस हो गया और ये कम होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। तो यहाँ पे थर्ड साइड जो 2 सेंटीमीटर वो आ गई। तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया 2, और यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया 2। तो अब आप देख सकते हो कि एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, ठीक है, सॉरी एक दूसरे के इक्वल हैं। जो हमारा जो
लाइन थी कि डिफरेंस जो है वो उससे कम होना चाहिए, तो उसके मुताबिक अब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स साबित होती है, करेक्ट साबित नहीं होती। तो इट्स मीन ना तो ये स्टेटमेंट पहले थ्योरम के अकॉर्डिंग ठीक साबित होती है और ना ही ये दूसरे थ्योरम के अकॉर्डिंग ठीक साबित होती है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स लिख लेंगे। जिन्होंने पीछे एक्सरसाइजेस की हैं उनको और अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात, लेकिन जिनको नहीं आई आप काइंडली वीडियो को आगे से देखिए, अगले क्वेश्चंस देखिए। जब वो देखेंगे और उसके बाद एंड में आप ये ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, या इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश कर दी, ठीक है। तो आई होप ये ट्रू फॉल्स वाले आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है और उसके बाद इसका जवाब लिखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। वही बात है जो ऊपर हम यानी कि ट्रू फॉल्स में करके गए हैं कि क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि एक लाइन हो और एक पॉइंट हो जो कि आउटसाइड हो, यानी लाइन से, लाइन के ऊपर ना हो, लाइन के बाहर हो, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एंगल कौन सा बनाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। बाकी मैं फर्दर अभी पिक्चर बनाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा कि एक ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसके बाहर एक पॉइंट ले लो कहीं पर भी, लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, और पॉइंट लेने के बाद जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन का कौन सा होगा, अभी ऊपर मैं बता के आया हूँ कि ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि बाकी सब जो भी लाइनें आप ड्रॉ कर लो वो सब लंबी होंगी, शॉर्टेस्ट सिर्फ एक ही होगी लाइन, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अभी इसे बोलते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बोले तब भी, यानी ये 90 का एंगल बनेगा इस लाइन के साथ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि पॉइंट जो कि आउटसाइड है लाइन के, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उस पॉइंट तक का है वो 90 का एंगल ही बनाता है पॉइंट और उस लाइन के दरमियान, ठीक है। तो अपनी तरफ से कोशिश की है, आई होप के समझ भी आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर पीछे ट्रू फॉल्स किया तो भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अब सवाल ये पैदा होता है। तो आंसर जो है आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ANS और लिखेंगे द रिक्वायर्ड एंगल इज़, तो रिक्वायर्ड एंगल किसका है, इसका ये 90 डिग्री एंगल है इसका रिक्वायर्ड। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही कंसीडर होगा, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे से लिखना चाहते हैं तो आप डिटेल में इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन लिखने के बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जैसे मैंने बताया था वो परपेंडिकुलर होता है किसका, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी उस पॉइंट से उस लाइन तक का, ठीक है। यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। सो द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट इज, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद 90 डिग्री और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आप ऐसे करके भी ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, इफ अगर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर एक ट्राइंगल की ये वाली 3 लेंथ्स हों, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, देन फिर वेरीफाई, आपने साबित करके दिखाना है। क्या साबित करके दिखाना है, वही स्टेटमेंट जो कि पीछे आपको मैं बता चुका हूं कि डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड में से 2 साइड्स का डिफरेंस जो है वो बाकी बची हुई तीसरी साइड से कम होगा। इस बात को आपने वेरीफाई करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है। तो चलिए आसान सा सवाल है, इसको साबित करके दिखा देते हैं। तो साबित करने जाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले 3 साइड्स दी गई हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक स्टेटमेंट लिखने के बाद। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली जिसमें बता दिया कि सिंस द गिवन साइड्स आर 13, 12 एंड 5, और तीनों साइड्स बनाने के बाद अब साबित करना है कि
कोई सी दो साइड्स का डिफरेंस जो है वो थर्ड से कम होता है तो 1 by 1 कर लेते हैं। सबसे पहले 13 और 12 को कर लेते हैं, फिर 13 5 को कर लेंगे और फिर 12 और 5 का डिफरेंस, यानी इन तीनों का 1 by 1। अगर इन तीनों के अंदर, चलो मैं करके दिखाता हूँ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले 13 -12 इन दो का डिफरेंस कर लेते हैं तो इसका आंसर आता है 1। तो अब 13 और 12 के बाद थर्ड साइड हमारी 5 बची, तो 13 और 12 का डिफरेंस 1 आया, तो 1 जो है वो लेस देन है 5 से। तो इट्स मीन कि हमने साबित कर दिया कि ट्राइंगल जो है इस इंफॉर्मेशन की बन सकती है। लेकिन अभी यानी कि 3 डिफरेंस मालूम किए जा सकते हैं ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि अभी बताया था 13 12, फिर 13 5 और फिर 12 5। तो तीनों अगर स्टेटमेंट सही साबित होंगी तभी ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी 13 12 का हो गया। अब मालूम कर लेते हैं 13 और 5 का डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख लूँगा 13 और यहाँ पे लिख लूँगा -5। तो इसका डिफरेंस कितना आता है, 13 में से 5 गए तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 जो है वो लेस देन होता है थर्ड साइड, अब कौन सी बची 12 से लेस देन है, यस बिल्कुल है। तो इट्स मीन के ये चीज़ भी अभी सही साबित हो गई। अब थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे वो कौन सा, 12 और 5 का। इसका डिफरेंस 13 से कम होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे लिख लूँगा 12, यहाँ पे लिख लूँगा -5 और इधर लिख लूँगा इसका आंसर कितना आता है 7। और ये 13 से लेस देन होता है, यस बिल्कुल होता है। तो इट्स मीन के आपने तीनों डिफरेंस मालूम कर लिए और मालूम करने के बाद ये बात साबित हुई कि तीनों के अंदर डिफरेंस जो है वो कम है अदर साइड से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है ना, लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। तो इट्स मीन के हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली आप एक इन्फॉर्मेशन लिख दें कि हैंस प्रूफ्ड, और इसके साथ ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस स्लाइटली फर्क है। पीछे में डिफरेंस था, इसमें सम है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर जो है अगर लेंस हो एक ट्राइंगल की, तो आपने वेरीफाई यानी साबित करके दिखाना है। क्या साबित करके दिखाना है, सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम जो होता है वो ज़्यादा होता है बाकी बची हुई थर्ड साइड से। तो इस चीज़ को जब मैं सॉल्व करूँगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करने जाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली जिसमें बता दिया कि सिंस गिवन साइड्स आर 10 6 एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 1 by 1 दो का सम मालूम करते हैं और देखते हैं कि तीसरे के इक्वल आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले 10 और 6 का सम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा 10 + 6 इज़ इक्वल टू कितना आ गया 16। तो अब दो का सम जो है तीसरी साइड जो बच गई उससे बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी 8 सेंटीमीटर बची हुई है। तो अब देख सकते हो कि 16 जो है वो बड़ा है 8 सेंटीमीटर से। तो इट्स मीन के सेंटीमीटर नहीं लिखते, खाली नंबर ही लिख रहे हैं। तो इट्स मीन के यहाँ से तो बात वेरीफाई हो गई। बाकी दो कंडीशन और हैं जिसके तहत प्रॉपर पूरा वेरीफाई हो जाएगा। तो 10 और 8 का सम देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 + 8 और ये होता है 18। अब ये ग्रेटर होना चाहिए 10 और 8 यानी बाकी बची हुई थर्ड साइड से यानी 6 सेंटीमीटर से। तो ये 6 सेंटीमीटर से आप देख सकते हो कि ग्रेटर ही है। इसके बाद अब थर्ड कॉम्बिनेशन कौन सा बचा, 10 6 हो गया, 10 8 हो गया। अब थर्ड बचा है हमारे पास 8 और 6 का कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 6 + 8 इज़ इक्वल टू कितना होता है, 6 और 6 12 13 14 यानी 14। अब 14 जो है वो बड़ा होना चाहिए बाकी थर्ड यानी 10 से। तो यस बिल्कुल बड़ा है, 14 इज़ ग्रेटर देन 10। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन यानी कि तीनों तरह से हमने साबित करके दिखा दिया। तो अब यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, जिससे चेक करने वाले को पता चल जाएगा। प्रूफ नहीं वेरीफाई ज़्यादा बेहतर है क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा भी हुआ है वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी तरीका जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट था वो
आप लोगों को समझने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। के ये तीनों लेंस जो हैं वो ट्राइंगल की लेंस नहीं है। इस बात, अब क्यों नहीं है, इस बात का रीज़न आपने बताना है, ठीक है। या आसान लफ्ज़ों में आप ये भी समझ सकते हो कि ये तीनों लेंस मिलकर ट्राइंगल नहीं बना रही, और क्यों नहीं बना रही ये आपने बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले इधर क्या लिखें, इधर यानी कि अगर प्रॉपर वे से करें तो एक सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद जो अभी तक आप लिखते जा रहे हो, एक स्टेटमेंट, एक छोटे से स्टेटमेंट डाल दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि सिंस 3, 4 एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है। तो अगर ये नहीं है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इस बात को साबित किया जा सकता है, तो और वही थ्योरम जो है वो हमारा रीज़न होगा। तो इसलिए अब यहाँ पर रीज़न डाल देते हैं। रीज़न डालने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम, रीज़न क्या है कि कोई सी दो साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए तीसरी साइड से। तो कोई सी दो साइड देखें तो 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब 7 जो है अदर साइड से ग्रेटर है, तो 3 और 4 के बाद ये 7 जो है वो 7 के इक्वल ही आ रहा है, यानी कि दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, ग्रेटर नहीं आ रहा। इसलिए इस थ्योरम, यानी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात फिर साबित होती है कि इन तीनों इन्फॉर्मेशन से ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है। यही चीज़ मैं स्टेटमेंट की सूरत में भी नीचे लिख देता हूँ ताकि बात पूरी हो सके। तो ये नीचे स्टेटमेंट लिख दी जिससे बात पूरी हो गई कि क्योंकि 3 यानी 4, 5, 6, 7 इज इक्वल टू 7 आता है, तो इसीलिए लिहाजा नो ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर, यानी कि दो साइड का सम जो है वो शुड बी, ये वाला ग्रेटर होना चाहिए था थर्ड साइड से। तो ये आप नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। थोड़ा अजीब सा सवाल था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक प्रॉपर वे से आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोल्यूशन लिखने के बाद एक यानी कि ये चीज़ लिखना भी मेरे मुताबिक सही है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो क्वेश्चन की डायरेक्ट से इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसको एक बार लिख लेना चाहिए। और उसके बाद ये वो मेन रीज़न है कि इन दोनों का सम हमने मालूम किया, और सम मालूम करने के बाद स्टेटमेंट में बता दिया कि ये जो सम है वो ग्रेटर नहीं है अदर साइड से, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बार बार हर क्वेश्चन में बोलता हूँ, मेथड आप अपने टीचर का भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको बेहतर लगता है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। ओके, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी इसमें ये बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो 4 और 3 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड जो है वो आपने उसकी लेंथ ट्राइंगल की मालूम करनी है, ठीक है। आसान सा सवाल है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो साइड दी गई हैं, तीसरी की लेंथ आप मालूम कर लोगे, दैट्स ऑल। अब कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, मैं बता देता हूँ, शायद काफ़ी बच्चों को ना पता हो। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का ज़रूर होता है, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर जैसे ये 1, 2, 3 साइड है ना, तो अगर कोई सी भी दो साइड दी गई हो तो तीसरी साइड हम इजीली मालूम कर सकते हैं। आप लोगों को फार्मूला भी याद होगा कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस और उसके बाद प्लस हाइट, ठीक है। ऐसे करके होता था, फिर इसका भी स्केयर होता था, और इसका भी स्केयर होता था, फिर हम रिमूव कर लेते थे। मैं अभी करूँगा तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अब इसको अगर थर्ड साइड मालूम करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लिख दिया वी नो, हम जानते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि 3 साइड्स होती है ना, तो इधर एक साइड जो है वो अननोन है, तो उसको थर्ड साइड ही का नाम रख लेते हैं
के थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड का स्केयर इज इक्वल टू, और बाकी दो साइड्स कौन कौन सी हैं, 3 सेंटीमीटर इसका स्केयर, और उसके बाद प्लस और 4 सेंटीमीटर इसका स्केयर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक बात हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लेंगे तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड साइड, और इधर आ जाएगा यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ रूट लेंगे तो। और यहाँ पे 3 का स्केयर, और इसके अलावा प्लस 4 का स्केयर, ठीक है। तो यानी कि इधर लिया तो कैंसिल हो गया, इधर वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ें तो छोटी क्लासेस की आप लोगों को आती भी होंगी। उसके बाद आगे अगर चलें तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 दा 9, और 4 4 दा कितना हो गया 16, रूट आ गया। उसके बाद आगे अगर चलें तो 16 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 और ये ऊपर रूट आ जाएगा। और नीचे चलेंगे तो अब यानी 25 का रूट कितना होता है 5, तो यहाँ पे यानी कि आप लोगों को पता भी होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ वीक बच्चों के लिए, ऐसे करके 5 का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे लिख देंगे THIRD थर्ड साइड, ठीक है। तो ये थर्ड साइड जो है हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। इसको आप अलग से भी ऐसे कर सकते हो, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जल्दी में लिख दिया क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया, मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ, और ऐसे करके हाईलाइट कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और आपकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, हर चीज़ बताने की कोशिश की है। तरीका मेथड अपने टीचर्स का फॉलो कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो से समझ लीजिएगा, वो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो हर टीचर बेहतर ही काम कर रहा होता है, आप लोगों का बेहतर ही चाहेगा। तो चलिए अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।